हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल CIB विद अशोक। फ्रेंड्स, आज हम ABM के मॉड्यूल ए में चैप्टर नंबर 10 का पार्ट 3 करेंगे। फ्रेंड्स, तो पार्ट 1 और पार्ट 2 हमने पहले ही पढ़ लिया फ्रेंड्स कि यूनियन बजट क्या होता है और एक्सपेंडिचर और रिसिट क्या होती है गवर्नमेंट की जो है या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। तो इसमें इस लेक्चर में फ्रेंड्स हम पढ़ेंगे बजट कितने टाइप के बजट होते हैं, डेफिसिट क्या होता है, घाटा क्या होता है, और उसमें भी तीन तरीके के डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट, फिजिकल डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है और इसे कैलकुलेट कैसे करते हैं वो भी हम इसमें जानेंगे फ्रेंड्स। ओके, तो देखिए फ्रेंड्स, बजट जो है तीन टाइप का होता है बेसिकली। सरकार की रिसिट यानी कमाई हो गई और सरकार का एक्सपेंडिचर यानी खर्चा हो गया। अब जो दो चीज़ें हैं तो इसमें तीन पॉसिबिलिटी हैं। क्या? या तो जो इनकम है, सरकार की जो इनकम है वो एक्सपेंडिचर के बराबर हो सकती है, या इनकम ज़्यादा हो जाए एक्सपेंडिचर से, या इनकम कम हो जाए एक्सपेंडिचर से। राइट, ये तीन सिचुएशन बनेगी दो एंटिटी के बीच में। तो अगर इनकम या रिसिट ज़्यादा, इनकम और रिसिप्ट अगर जो है बराबर है, यानी सरकार ने 600 करोड़ रुपए कमाया और 600 करोड़ रुपए ही खर्चा कर दिया, राइट, तो उस केस में हम क्या कहेंगे फ्रेंड्स? रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर अगर बराबर है तो उसे हम कहेंगे बैलेंस्ड बजट कहेंगे। क्या कहेंगे? बैलेंस बना हुआ है तो बैलेंस्ड बजट कहेंगे। अब उसी जगह मान लीजिए सरकार की इनकम ज़्यादा है, सरकार ने कमा 800 करोड़ लिया और खर्चा केवल 600 करोड़ कर दिया, तो इनकम ज़्यादा हो गई, रिसिट ज़्यादा हो गई और एक्सपेंडिचर कम हो गया। तो ऐसा बजट जो है, अब सरकार के पास में 800 करोड़ थे, 600 ही खर्चा हुए, इसका मतलब 200 करोड़ रुपए बच गए। तो ये जो 200 करोड़ रुपए बचे, ये सरप्लस है सरकार का। तो सरप्लस है तो इसे हम सरप्लस बजट कहेंगे, राइट। अब एक सिचुएशन ऐसी भी होगी जब सरकार की इनकम जो है मान लीजिए 300 करोड़ रुपए है, लेकिन खर्चा सरकार को 500 करोड़ रुपए करना है। कमाई 300 रुपए की हुई, खर्चा 500 करोड़ रुपए का हुआ, तो घट गया, घाटा हो गया, सरकार को कमी हो गई, डेफिसिट हो गई। तो इसे हम क्या कहेंगे फ्रेंड्स? डेफिसिट, आपका डेफिसिट बजट कहेंगे। ओके, डेफिसिट बजट यही देख लीजिए। सरप्लस बजट ऐसा है जिसमें रिसिट ज़्यादा है, सरकार ने 600 करोड़ रुपए कमाया है और खर्चा केवल जो है मान लीजिए 400 करोड़ रुपए का है, तो इसका मतलब सरप्लस बचा हुआ है। देखिए 200 करोड़ रुपए सरकार के पास बचा हुआ है नकदी, तो इसका मतलब ये सरप्लस बजट है। ओके, उसके बाद में अब दूसरी केस है डिफिसिट बजटिंग। मान लीजिए सरकार ने कमाई की 600 करोड़ रुपए की, लेकिन जो सरकार का खर्चा है वो 1000 करोड़ का है, तो अब सरकार के पास 400 करोड़ रुपए की कमी हो गई, तो यानी डेफिसिट हो गई, घाटा हो गया, तो इसे हम डेफिसिट बजटिंग कहेंगे। इसमें रिसिट यानी कमाई जो है कम होगी एक्सपेंडिचर से। और ऐसी सिचुएशन भी होगी जब सरकार ने 600 करोड़ रुपए कमाए और 600 करोड़ रुपए का ही खर्चा था। अगर ऐसा होता है तो उसे फ्रेंड्स हम बैलेंस बजट कहेंगे। ओके, तो ये तीन तरीके के बजट होते हैं फ्रेंड्स। ओके, नॉर्मली बैलेंस बजट जो है पाया नहीं जाता है, मैक्सिमम देश जो है डेफिसिट बजटिंग ही करते हैं। डेफिसिट बजट ही यानी उनकी कमाई जो है उनके खर्चे से कम ही रहती है। ओके, सरप्लस बजट भी कम ही पाया जाता है, और हमारे देश में तो खास करके जो है डेफिसिट बजटिंग ही होती है। हमारा जो एक्सपेंडिचर है वो हमेशा रिसिट से, सरकार की कमाई से ज़्यादा ही रहता है। ओके फ्रेंड, तो हम आई होप कि अब आपको क्लियर हो गया होगा। सरप्लस बजट तब कहेंगे जब कमाई ज़्यादा हो, डेफिसिट बजट तब कहेंगे जब खर्चा ज़्यादा हो, और बैलेंस बजट तब कहेंगे जब दोनों बराबर हो जाएं। ओके फ्रेंड्स, तो आगे बढ़ेंगे। देखिए फ्रेंड्स, अब हमने तीन तरीके के डेफिसिट के बारे में पढ़ा है, रेवेन्यू डेफिसिट, फिजिकल डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट के बारे में हम पढ़ेंगे, समझते चलेंगे फ्रेंड। देखिए रेवेन्यू डेफिसिट का क्या मतलब हुआ? रेवेन्यू डेफिसिट का मतलब हुआ राजस्व घाटा, राजस्व घाटा। अब देखिए बजट जो था उसमें एक था आपका रिसिट और एक था एक्सपेंडिचर, राइट, और रिसिट में भी एक रेवेन्यू था और एक कैपिटल था, एक्सपेंडिचर में भी एक रेवेन्यू था और एक कैपिटल था। अब अगर हम रिसिट के रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर के रेवेन्यू में कंपेयर करें तो उसे फ्रेंड्स हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहेंगे, रेवेन्यू डेफिसिट कहेंगे। ध्यान दीजिएगा, रिसिट में भी रेवेन्यू की बात करनी है और एक्सपेंडिचर में भी रेवेन्यू की बात करनी है, तभी हम उसे रेवेन्यू डेफिसिट कहेंगे। तो अब डेफिसिट कब कहेंगे फ्रेंड्स बताइए? जब खर्चा ज़्यादा हो, है ना। घाटा कब होगा बताइए? मान लेते हैं आपकी सैलरी 60,000 रुपये है और आपके घर का जो खर्चा है इस पर्टिकुलर मंथ का वो 80,000 रुपये है। अब घाटा हुआ कि नहीं हुआ? पैसे आपकी जेब में 60,000 हैं, खर्चा 80,000 करना है, तभी तो डेफिसिट कहेंगे। अगर मेरी तनख्वाह मान लीजिए 1,20,000 रुपये है और घर का खर्चा ही 60,000 रुपये है, तो ये डेफिसिट थोड़ी हुआ। तो हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर रेवेन्यू डेफिसिट, और डेफिसिट तभी होगा जब एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो, किससे? रिसिट से, है ना।
एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो रिसिट से, तो एक्सपेंडिचर ज़्यादा है तो एक्सपेंडिचर में से रिसिट को घटाते हैं। कौन सा एक्सपेंडिचर? रेवेन्यू डेफिसिट की बात हो रही है, इसलिए रेवेन्यू वाला एक्सपेंडिचर माइनस कौन सी रिसिट? रेवेन्यू वाली रिसिट को। तो अगर हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में से रेवेन्यू रिसिट को घटा देते हैं फ्रेंड्स, तो जो हमें मिलता है वही आपका फ्रेंड्स रेवेन्यू डेफिसिट कहलाता है। ओके फ्रेंड्स, आई होप कि अब आपको क्लियर हो गया होगा। ध्यान दीजिएगा, जो बजट होता है उसमें रिसिट होती है यानी कमाई होती है, और एक्सपेंडिचर होता है यानी खर्चा होता है। रेवेन्यू भी दो टाइप का, रिसिट भी दो टाइप की होती है, रेवेन्यू और कैपिटल, और एक्सपेंडिचर भी दो टाइप का होता है, रेवेन्यू और कैपिटल। अब इस रेवेन्यू और इस रेवेन्यू के बीच में जब हम सब्सट्रैक्शन करते हैं, एक्सपेंडिचर ज़्यादा है यानी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अगर ज़्यादा है माइनस उसमें से घटा दिया रेवेन्यू आपका रिसिट रेवेन्यू को, तो जो है आप कहेंगे उसे क्या कहेंगे? उसे ही हम रेवेन्यू डेफिसिट कहेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो ये फार्मूला बनता है रेवेन्यू डेफिसिट बराबर होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर उसमें से घटाया रेवेन्यू रिसिट को। ओके, अब इसका असर क्या होगा फ्रेंड्स? मान लीजिए सरकार को रेवेन्यू डेफिसिट हो रहा है तो उससे नुकसान क्या होगा? देखिए, पहली बात, गवर्नमेंट जो है अपने रेगुलर एक्सपेंडिचर को मैनेज नहीं कर पा रही है। देखिए फ्रेंड्स, जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, मैंने आपको बताया था ना, जैसे सैलरी हो गई, पेंशन हो गई, है ना, घर के लिए एग्जांपल देखें तो डीटीएच का बिल हो गया, डिश टीवी का बिल हो गया, या फिर आपका मोबाइल का बिल हो गया, ये सारे जो रिकरिंग खर्चे हैं, अगर उस खर्चे को आप अपनी रेवेन्यू वाली कमाई से नहीं पूरा कर पा रहे हो, इसका मतलब आप जो रेगुलर एक्सपेंडिचर है सरकार वो मैनेज नहीं कर पा रही है। ओके, दूसरा नुकसान क्या है? अब देखो, सरकार के पास में जो कमाई आती है, मैंने आपको बताया जो रिसिट आती है वो रेवेन्यू टाइप की होती है और कैपिटल टाइप की होती है। अब मान लीजिए सरकार को खर्चा करना था टोटल, मान लीजिए 1000 करोड़, ठीक है, उसमें से रेवेन्यू टाइप का जो रिसिट आई है, रेवेन्यू टाइप की जो कमाई है वो 600 करोड़ रुपए की आई है। तो अब सरकार ने 1000 करोड़ खर्चा करना था, 600 करोड़ रुपए रेवेन्यू वाले पैसे से खर्चा कर दिए, लेकिन अभी भी तो उसको 400 करोड़ रुपए खर्चा करने ही है ना, खर्चा तो करना ही पड़ेगा, आप उससे बच नहीं सकते हैं। तो ये 400 करोड़ रुपए ये कहाँ से लाओगे आप? तो अब आप कैपिटल वाली रिसिट में हाथ लगाओगे, कैपिटल वाली रिसिट से पैसे निकाल करके और 400 करोड़ रुपए यहाँ देने की कोशिश करोगे। ओके, तो वही बात यहाँ पर कही है कि अगर रेवेन्यू डेफिसिट बढ़ता है तो हमें कैपिटल रिसिट की और ज़्यादा नीड होगी। ओके, हमें कैपिटल रिसिट और चाहिए। ओके, देखिए, जो आपका रिसिट होता है वो रेवेन्यू टाइप का होता है और कैपिटल टाइप का होता है। अब अगर रेवेन्यू टाइप की रिसिट आपकी खत्म हो गई है तो आप कैपिटल टाइप की रिसिट यूज करोगे। और कैपिटल टाइप की रिसिट में क्या क्या आता है फ्रेंड्स, अगर आपको याद हो, कैपिटल रिसिट वो होती है जिससे हमारे सरकार के एसेट या लाइबिलिटी पर चेंज आ जाए। अब एसेट जो है आपका, मान लीजिए सरकार क्या क्या कर सकती है, जैसे लोन लेती है, पहला काम तो बारोइंग करती है ना, कैपिटल टाइप के लिए लोन ले लिया, सरकार की लाइबिलिटी बढ़ गई, या सरकार डिसइन्वेस्टमेंट कर देती है, अपना कोई ना कोई चीज़ बेच देती है, या अपना कोई एसेट घटा देती है ना, इस तरीके की चीज़ें करती है। तो अगर सरकार जो है कैपिटल रिसिप्ट को बढ़ाएगी, सरकार को 400 करोड़ रुपए कैपिटल चाहिए, तो वो क्या करेगी? लोन लेगी, और जब लोन लेगी तो उसके बदले में सरकार को फिर जो है इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, और जब इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा तो वो उसके ऊपर फर्दर बर्डन डालेगा। ओके, इंटरेस्ट बर्डन आ जाता है सरकार के ऊपर। तो ये सारे नुकसान हैं जो कि मतलब रेवेन्यू डिफिसिट अगर सरकार की ज़्यादा है तो अगर मुझे रेवेन्यू डेफिसिट निकालने के लिए फार्मूला कहा जाए, सिंपल, मेरा एक्सपेंडिचर ज़्यादा है किससे? रिसिट से, है ना, एक्सपेंडिचर ज़्यादा है रिसिट से, लेकिन चूंकि रेवेन्यू डेफिसिट की आप बात कर रहे हो तो रेवेन्यू वाला एक्सपेंडिचर ज़्यादा है रेवेन्यू वाली रिसिट से। बस ये हो गया आपका फ्रेंड्स फार्मूला। इसी फार्मूले रख करके आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। एक एग्जांपल देखेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए, आपको ये सारा डेटा दिया हुआ है, रेवेन्यू रिसिट दी है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, बारोइंग दी है, रिकवरी ऑफ लोन दिया हुआ, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दिया हुआ, और आपसे कह रहा है कि कैलकुलेट करिए रेवेन्यू डेफिसिट। ठीक है फ्रेंड्स, सारा डेटा देख लीजिए। रेवेन्यू डेफिसिट के लिए मैंने आपको क्या बताया अभी कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में से हम घटाएंगे रेवेन्यू रिसिट को। यहाँ देखिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहाँ दिया हुआ है फ्रेंड्स, ये देखिए दिया हुआ है 2000 करोड़, यहाँ लिख लिया, माइनस रेवेन्यू रिसिट कहाँ पर है, यहाँ पर दिया हुआ है माइनस 1800 करोड़। ठीक है, जब आप इसको सब्सट्रैक्ट करोगे तो आपको 200 करोड़ रुपए मिल जाएंगे। बाकी देखो फ्रेंड्स, 200 करोड़ रुपए हमारा निकल आया क्या? रेवेन्यू डेफिसिट। बाकी डेटा दिया हुआ है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, बारोइंग, रिकवरी ऑफ लोन, पर ये हमारे लिए मैटर यहाँ पर नहीं है। अगर हमसे सिर्फ रेवेन्यू डेफिसिट कैलकुलेट करने के लिए कहा गया है तो मुझे सिर्फ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिट चाहिए, बस ये दो डेटा चाहिए, रेवेन्यू रिसिट चाहिए और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर चाहिए। अगर ये मेरे पास ये दो डेटा है तो मैं कैलकुलेट कर लूँगा, बाकी सारा डेटा इस कैलकुलेशन के लिए रिडंडेंट है। ओके, ठीक है फ्रेंड, तो आई होप कि अब आपको ये क्लियर हो गया होगा कि रेवेन्यू रिसिट कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब फ्रेंड्स
फिस्कल डिफिसिट के बारे में पढ़ेंगे। देखिए जो फिस्कल डिफिसिट होता है फ्रेंड्स, वो एक्चुअल में सरकार का असली घाटा होता है। क्यों? क्योंकि देखो हमने पिछला जो कैलकुलेशन किया उसमें हम सिर्फ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में से रेवेन्यू रिसिट को ही घटा रहे थे, लेकिन वास्तव में सरकार के पास होता क्या है। देखिए फिर से अगर बजट पर नज़र डालिए, यहाँ पर रिसिट हो गई यानी कमाई हो गई, यहाँ पर एक्सपेंडिचर हो गया। कमाई भी रेवेन्यू और कैपिटल टाइप की है और एक्सपेंडिचर भी रेवेन्यू और कैपिटल टाइप का है। आपने जो कैलकुलेशन की वो सिर्फ इस पर कर ली, पर क्या ये सारा डेटा दे देगा? नहीं। हम अगर ये दोनों डेटा लेकर के, यानी टोटल रेवेन्यू कितना आया सरकार के पास, रिसिट कितनी आई और टोटल एक्सपेंडिचर कितना हुआ, अगर मैं वो कैलकुलेट कर दूं, टोटल कमाई कितनी हुई और टोटल कितना खर्चा हुआ, यानी टोटल एक्सपेंडिचर में से यदि मैं टोटल रिसिट यानी इनकम घटा दूं, तो जो मुझे घाटा मिलेगा उसे हम फ्रेंड्स फिस्कल डिफिसिट कहेंगे। ओके, आई होप कि अब आपको ये क्लियर होगा। फिस्कल डिफिसिट का मतलब क्या हुआ? फिस्कल डिफिसिट निकालने के लिए मुझे टोटल एक्सपेंडिचर में से टोटल आपका रिसिट घटानी होती है। अब जो टोटल एक्सपेंडिचर है फ्रेंड्स, उसमें क्या क्या आएगा? आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आएगा और प्लस आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर भी आएगा। ओके, समझ गए? अब आप टोटल एक्सपेंडिचर निकालने के लिए आपको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में कैपिटल एक्सपेंडिचर को जोड़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि दो पार्ट होते हैं फ्रेंड्स एक्सपेंडिचर के। उसी तरीके से टोटल रिसिट कैलकुलेट करने के लिए भी आपको दोनों रेवेन्यू रिसिट और कैपिटल रिसिट दोनों को आपस में जोड़ना पड़ेगा। ओके, तो बेसिकली फिस्कल डिफिसिट का यही प्रोग्राम रहेगा आपका। देखिए फिस्कल डिफिसिट इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिट। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर बारोइंग हम नहीं लेते हैं। जो आपको रिसिट मिल रही है फ्रेंड, देखिए जो आपको रिसिट होती है वो रेवेन्यू टाइप की होती है और कैपिटल टाइप की होती है। कैपिटल टाइप में बारोइंग आता है आपका, डिसइन्वेस्टमेंट आता है आपका, लेकिन हम यहाँ पर बारोइंग नहीं लेंगे। ध्यान रखेंगे जो सरकार उधार लेती है दूसरे देशों से, वर्ल्ड बैंक वगैरह से, उसे हम टोटल रिसिट में नहीं लेंगे। ये बात ध्यान रखिएगा। फिस्कल डिफिसिट कैलकुलेट करते समय जो रिसिट है टोटल, उसमें कभी भी बारोइंग नहीं ली जाती है। द बारोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ कैपिटल रिसिट व्हेन कैलकुलेटिंग फिस्कल डिफिसिट। ओके, अब देखिए टोटल एक्सपेंडिचर के लिए मैंने आपको बता ही दिया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में कैपिटल एक्सपेंडिचर जोड़ दीजिए, और टोटल रिसिट कैलकुलेट करने के लिए रेवेन्यू रिसिट में कैपिटल रिसिट जोड़ दीजिए। लेकिन कैपिटल रिसिट में बारोइंग को इंक्लूड नहीं करते हैं। मैं अभी आपको आगे समझा दूंगा कि बारोइंग को इंक्लूड क्यों नहीं करते हैं, लेकिन अभी के लिए हम ये ध्यान रखेंगे कि कैपिटल रिसिट में हम बारोइंग को इंक्लूड नहीं करेंगे। फ्रेंड देखिए एक कैलकुलेशन आपके लिए, एक क्वेश्चन है कि कैलकुलेट करिए फिस्कल डिफिसिट को। डेटा दिया हुआ है रेवेन्यू रिसिट, डिसइन्वेस्टमेंट, कैपिटल एक्सपेंडिचर, बारोइंग, रिकवरी ऑफ लोन, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ओके, तो फ्रेंड्स अगर मुझे फिस्कल डिफिसिट कैलकुलेट करना है तो मैं सबसे पहले टोटल एक्सपेंडिचर कैलकुलेट कर लेता हूँ। टोटल एक्सपेंडिचर कैलकुलेट करने के लिए मुझे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर चाहिए और प्लस जो है आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर चाहिए। तो देखिए कहाँ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर फ्रेंड्स ये रहा आपका। कैपिटल एक्सपेंडिचर कहाँ है? ये रहा आपका। तो अगर मैं 2000 में 1100 जोड़ दूं तो मेरा 3100 रुपये एक्सपेंडिचर निकल करके आ जाएगा फ्रेंड्स। ओके, तो 3100 रुपये अभी ध्यान रखेंगे हम कि हमारा खर्चा निकल आया है। अब मुझे चाहिए टोटल रिसिट। मैंने टोटल एक्सपेंडिचर निकाल लिया, मुझे टोटल रिसिट चाहिए। टोटल रिसिट के लिए फिर से वही मुझे क्या चाहिए, रेवेन्यू रिसिट चाहिए और प्लस कैपिटल रिसिट चाहिए। लेकिन इसमें बारोइंग मुझे नहीं लेनी है, तो मैंने ध्यान दिया कि मुझे बारोइंग नहीं लेनी, तो ये अभी से हटा दिया। ओके, अब मुझे रेवेन्यू रिसिट चाहिए। तो फ्रेंड्स देखिए रेवेन्यू रिसिट तो दिया हुआ एकदम सीधे सीधे कि 1800 है। ठीक है, 1800 करोड़ रुपए मैंने रेवेन्यू रिसिट लिख दी। अब कैपिटल रिसिट क्या कहीं दिया हुआ है फ्रेंड्स? देखिए पढ़िए, यहाँ पर कहीं कैपिटल रिसिट दिया है? नहीं दिया है। इसका मतलब मुझे कैपिटल रिसिट कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब फ्रेंड्स देखो कैपिटल रिसिट में क्या क्या आता है। कैपिटल रिसिट वो रिसिट होती है जिससे सरकार की एसेट या लायबिलिटी में चेंज आ जाए। सरकार ने डिसइन्वेस्टमेंट किया, उसका एसेट घट गया, तो ये कैपिटल रिसिट है। तो 800 ये ले लीजिए। उसके बाद में सरकार ने रिकवरी ऑफ लोन आ गई 100 करोड़ की, सरकार को 100 करोड़ रुपए वापस मिल गए। इस पर जो इंटरेस्ट आता था, इंटरेस्ट आना बंद हो गया। इसका मतलब सरकार का एसेट घट गया, तो 100 करोड़ ये भी हमने जोड़ लिया। तो 900 करोड़ रुपए फ्रेंड्स जो है सरकार के कैपिटल वाली रिसिट हो गई। बारोइंग मैं जोड़ूंगा नहीं, बाकी हमने सारा कुछ जो है कैपिटल सारा कुछ हमने पहले ही कैलकुलेट कर रखा है, राइट। और कोई चीज़ बची नहीं। कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया, रेवेन्यू रिसिट हो गई, डिसइन्वेस्टमेंट हो गया। तो फ्रेंड्स 900 करोड़ रुपए ये हो गए आपके कौन से, कैपिटल रिसिट वाले। और रेवेन्यू रिसिट का कितना आया था? 1800 करोड़ रुपए दिया ही हुआ है। तो 18 और 900 करोड़ अगर आप जोड़ोगे तो ये आपका आ जाएगा 2700 करोड़ रुपए। 3100 करोड़ रुपए सरकार का खर्चा है, 2700 करोड़ रुपए जो है आपकी रिसिट हो रही है। ओके, तो अगर 3100 करोड़ रुपए सरकार का खर्चा है और 2700 करोड़ रुपए फ्रेंड्स सरकार की रिसिट हो रही है, टोटल एक्सपेंडिचर है फ्रेंड्स।
टोटल रिसीट है ये। अगर आप इसको इसमें से सब्सट्रैक्ट करोगे तो आपको 400 करोड़ रुपए मिल जाएगा। इसका मतलब सरकार का जो फिजिकल डिफिसिट है वो जो है 400 करोड़ रुपए है, यानी वास्तविक जो घाटा है सरकार को वो 400 करोड़ रुपए का है। यहाँ एक बात नोट करिएगा फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छी बात यहाँ पर नोट करिएगा। ये देखिए बारोइंग, क्या आप देख पा रहे हैं कोई कनेक्शन इनके बीच में? 400 करोड़ रुपए बारोइंग है और 400 करोड़ रुपए ही मेरा फिजिकल डिफिसिट भी निकला है। ओके, आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं। मैंने बताया आपको कि कैपिटल रिसीट में डिसइन्वेस्टमेंट हो जाएगा, रिकवरी ऑफ लोन हो जाएगी, बारोइंग हो जाएगी, लेकिन बारोइंग हम इंक्लूड नहीं करते हैं जब हम फिजिकल डिफिसिट कैलकुलेट कर रहे होते हैं। ये बात आप फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा। अगर नहीं ध्यान रखेंगे बारोइंग वाली बात तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ये पूरा कैलकुलेशन करके मैंने आपको 400 करोड़ रुपए का दिखा ही दिया ऑलरेडी फ्रेंड्स ना। देखिए टोटल एक्सपेंडिचर मतलब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर जोड़ दिया 3100 करोड़ आ गया। टोटल रिसीट का मतलब रेवेन्यू रिसीट प्लस कैपिटल रिसीट, रेवेन्यू रिसीट 1800 करोड़ दी थी और कैपिटल रिसीट में मैंने 800 करोड़ रुपए डिसइन्वेस्टमेंट से और 100 करोड़ रुपए जो रिकवरी लोन किया है तो उसको जोड़ दिया। सारा जोड़ने के बाद 2700 करोड़ आ गया। 3100 करोड़ का खर्चा है, 2700 करोड़ रुपए की इनकम या रिसीट है, घटाया 400 करोड़ आ गया। अब देखो फ्रेंड्स होता क्या है, सरकार डिसाइड कैसे करती है कि सरकार ये डिसाइड कैसे करती है कि मुझे बारो कितना करना है, मैं कितना उधार लूँ, ये चीज़ कैसे डिसाइड करती है? तो देखिए अभी हमने देखा कि सरकार को टोटल खर्चा कितना करना है 3100 करोड़ रुपए, तो सरकार को टोटल नीडेड है 3100 करोड़ रुपए। उसमें से उसे रेवेन्यू रिसीट मिल गई। देखिए रिसीट दो तरीके की होती है, मैंने बताया ना आपको, सरकार की कमाई ही भाई 3100 करोड़ रुपए आपको खर्चा करना है। अब आप ये देखो मुझे कमाई कहाँ कहाँ से मिल रही है, तो रेवेन्यू टाइप की कमाई और कैपिटल टाइप की कमाई, आपकी दो ही तो रिसिप्ट होंगी। और मेरे पास में ये दिया हुआ है कि जो रेवेन्यू टाइप की रिसिप्ट है वो 1800 करोड़ रुपए है, तो सरकार ने 3100 करोड़ रुपए खर्चना था, उसमें से 1800 करोड़ रुपए रेवेन्यू रिसिप्ट से उसको मिल गए। तो अब अगर आप 3100 में से 1800 घटाओगे तो अभी 1300 करोड़ रुपए बचते हैं, यानी सरकार को अभी भी 1300 करोड़ रुपए चाहिए। अब सरकार ने क्या किया, 800 करोड़ रुपए का डिसइन्वेस्टमेंट कर दिया, कहीं से किसी फर्म में अपना शेयर बेच दिया और 800 करोड़ रुपए और कमा लिए डिसइन्वेस्टमेंट के जरिए। तो 1300 में से आपने 800 करोड़ रुपए घटाए, तो अब सरकार को अभी भी 500 करोड़ रुपए चाहिए। सरकार कह रही है कि भाई हमको अभी 500 करोड़ रुपए और चाहिए, मेरा खर्चा पूरा नहीं हो रहा, 3100 करोड़ रुपए कहाँ से करूँ मैं? तो 500 करोड़ रुपए के लिए सरकार को 100 करोड़ की रिकवरी भी आ गई, थोड़ी सी और राहत मिली सरकार को कि चलो ठीक है अभी 400 करोड़ रुपए और चाहिए। 500 करोड़ में से 100 करोड़ रिकवरी आ गई तो बहुत बढ़िया हुआ, 400 करोड़ रुपए सरकार को अभी भी चाहिए। अब फ्रेंड्स सरकार के पास में आने का कोई रास्ता नहीं बचा, क्यों? क्योंकि रेवेन्यू रिसीट भी पूरी एग्जॉस्ट हो गई है और कैपिटल रिसीट भी कोई रास्ता बचा नहीं है, सारा जितनी कमाई थी सारी लगा दी, उसके बावजूद भी मेरे पास में अभी भी 400 करोड़ रुपए की कमी रह जाती है फ्रेंड्स। ओके, तो अब जा कर के सरकार 400 करोड़ रुपए लोन लेती है। ध्यान दीजिए, 400 करोड़ रुपए सरकार ने लोन क्यों लिया? क्योंकि अब उसका खर्चा पूरा नहीं हो रहा था, इसलिए सरकार ने 400 करोड़ रुपए लोन ले लिया या बारोइंग कर दी। इसीलिए जब आप फिजिकल डिफिसिट कैलकुलेट करते हो तो इस बारोइंग को कैलकुलेट हम नहीं करते हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी कैलकुलेटेड होता है फ्रेंड्स। और अगर एक बात हम देखें तो फिजिकल डिफिसिट जो आया था वो 400 करोड़ रुपए ही तो था, 400 करोड़ रुपए की तो कमी थी और 400 करोड़ रुपए का लोन लेकर के सरकार ने उसे पूरा कर दिया। तो अगर हम कहना चाहें तो अब ये कह सकते हैं कि जो फिजिकल डिफिसिट होती है वो एग्जैक्टली बारोइंग के बराबर होती है फ्रेंड्स। किसके बराबर होती है? फिजिकल डिफिसिट और बारोइंग दोनों आपस में बराबर होते हैं, ये बात ध्यान रखेंगे। अगर आपको ये बात पता होती तो इस क्वेश्चन को कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं थी। आपसे पूछा गया कि फिजिकल डिफिसिट को कैलकुलेट कर दीजिए, आपने सीधा देखा कि बारोइंग 400 करोड़ है और बारोइंग 400 करोड़ रुपए है, तो यही तो फिजिकल डिफिसिट हो गया। इतनी कैलकुलेशन करने की क्या जरूरत है? तो अगर मान लीजिए आपको क्वेश्चन मिल जाता है जहाँ पर बारोइंग डायरेक्ट दी है तो फिजिकल डिफिसिट सीधे सीधे बोल दीजिएगा कि 400 करोड़ रुपए है। अगर नहीं दिया है तो कैलकुलेशन करने के लिए टोटल एक्सपेंडिचर में से टोटल जो है आपका रिसीट घटाना पड़ेगा। ओके फ्रेंड्स, तो नाउ आई होप कि अब आपको ये फिजिकल डिफिसिट वगैरह के बारे में सब कुछ क्लियर हो गया होगा फ्रेंड्स। अब इससे भी नुकसान होता है फ्रेंड्स, इन्फ्लेशन बढ़ती है, इन्फ्लेशन बढ़ेगी, सरकार की फर्दर ग्रोथ कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इन्फ्लेशन क्यों बढ़ेगा? सरकार को 400 करोड़ रुपए कर्जा लेना पड़ा, कर्जा लेकर के सरकार ने मार्केट में पैसे डाल दिए, लोगों के पास पैसा आया, उन्होंने डिमांड बढ़ाई, डिमांड बढ़ाने की वजह से चीज़ों के दाम बढ़ गए, चीज़ों के दाम बढ़े मतलब इन्फ्लेशन आ गया, राइट। और फ्यूचर ग्रोथ हैम्पर होगी। क्यों? क्योंकि भाई 400 करोड़ रुपये आपने उधार तो ले लिया पर इसका इंटरेस्ट भी तो चुकाओगे। अब आप मान लो 40 करोड़ रुपये सालाना देना पड़ता है, तो फ्यूचर में जा करके आपको ग्रोथ में परेशानी करेगा कि नहीं करेगा? अब आपको हर बार जो है इतना पैसा अरेंज करना पड़ेगा ताकि आप लोन लेकर के ये 40 करोड़ रुपए का इंटरेस्ट तो चुकाते ही रहो ना, इसलिए ये हैम्पर करेगा फ्यूचर ग्रोथ को भी फ्रेंड्स। ओके, तीसरा और लास्ट टाइप का डेफिसिट है फ्रेंड्स प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है फ्रेंड्स? देखिए
इसमें कुछ नहीं करना होता है। फिस्कल डिफिसिट जो आपने अभी अभी करंट ईयर के लिए कैलकुलेट की, उसी में से जो आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, जो हम इंटरेस्ट दे रहे हैं पुराने लोन का प्रीवियस बारोइंग का ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। जो फिस्कल डिफिसिट लेंगे वो हम करंट ईयर की लेंगे। अभी जो कैलकुलेट होके मेरी फिस्कल डिफिसिट आई है मुझे वो चाहिए, लेकिन जो इंटरेस्ट कैलकुलेट हुआ है वो मुझे प्रीवियस जो मैंने पिछली सरकारों ने जो लोन लिया हुआ है उस पर जो मैं इंटरेस्ट दे रहा हूँ, अगर आप उसको फिस्कल डिफिसिट में से इंटरेस्ट घटा देते हैं तो वही आपका प्राइमरी डिफिसिट होता है। पर फिस्कल डिफिसिट करंट ईयर की होती है, और जो इंटरेस्ट आप चुका रहे होते हैं ये प्रीवियस ईयर के बारोइंग का चुका रहे होते हो। ये बात आप ध्यान रखिएगा। फिर से एक बार समझ लीजिए, प्राइमरी डिफिसिट कैलकुलेट करने के लिए मुझे फिस्कल डिफिसिट पता होना चाहिए। ओके, पता कर लिया मैंने करंट ईयर के लिए, यानी अभी का कैलकुलेट कर लिया, माइनस मैंने कितना इंटरेस्ट दिया है अपने पुराने लोन के लिए वो मैं इसमें से घटा दूंगा, तो मेरी प्राइमरी डिफिसिट कैलकुलेट होके आ जाएगी। फ्रेंड्स देखिए क्वेश्चन है, जैसे कैलकुलेट करिए प्राइमरी डिफिसिट को। ओके, तो अब देखो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में अब आपको अगर प्राइमरी डिफिसिट कैलकुलेट करनी तो सबसे पहले तो फिस्कल डिफिसिट पता होनी चाहिए। मैंने अभी आपको बताया फिस्कल डिफिसिट पता करना आसान होता है अगर बारोइंग दे रखी हो। तो फिस्कल डिफिसिट मुझे सीधे सीधे मिल गया 400 करोड़ रुपए, राइट। 400 करोड़ रुपए मेरी फिस्कल डिफिसिट हो गई। मैंने आपको बताया कि फिस्कल डिफिसिट में से हम प्रीवियस बारोइंग पर कितना इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, तो यहाँ डेटा दिया हुआ है कि हमने इंटरेस्ट पे तो किया लेकिन प्रीवियस ईयर की बारोइंग पर 150 करोड़ रुपए, 400 करोड़ रुपए मेरा फिस्कल डिफिसिट है, उसमें से 150 करोड़ रुपए मैंने इंटरेस्ट पे कर दिया प्रीवियस बारोइंग पर, तो मुझे 250 करोड़ रुपए का प्राइमरी डेफिसिट हुआ है। मुझे कितना प्राइमरी डेफिसिट हुआ है फ्रेंड? 250 करोड़ रुपए का प्राइमरी डेफिसिट हुआ है फ्रेंड्स। ओके, तो नाउ आई होप कि अब आपको ये क्लियर हो गया होगा कि कैसे जो है कैसे रेवेन्यू डेफिसिट कैलकुलेट करते हैं फ्रेंड। रेवेन्यू डेफिसिट कैलकुलेट करने के लिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में से रेवेन्यू रिसिट को घटा देते हैं। ओके, रेवेन्यू डेफिसिट निकल आता है। अगर आपसे कहा जाए फिजिकल डेफिसिट निकालने के लिए तो सबसे पहले तो लुक आफ्टर करिए कि क्या बारोइंग दी हुई है। अगर बारोइंग दी है तो सीधे सीधे बोल दीजिए कि यही फिजिकल डेफिसिट है। जैसे इस क्वेश्चन में बारोइंग दी है तो यही 400 करोड़ मेरा फिजिकल डेफिसिट हो गया। अगर बारोइंग नहीं दी है मान लेते हैं तो उस केस में आपको टोटल एक्सपेंडिचर में से टोटल रिसिट घटानी पड़ेगी। टोटल एक्सपेंडिचर निकालते कैसे हैं? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में कैपिटल एक्सपेंडिचर को जोड़ दीजिएगा, आपका टोटल एक्सपेंडिचर निकल आएगा। और टोटल रिसिट निकालने के लिए रेवेन्यू रिसिट में आपका कैपिटल रिसिट जोड़ दीजिएगा। लेकिन ध्यान रखेंगे यहाँ पर हम बारोइंग नहीं लेंगे। अब फ्रेंड्स आपको समझ में आया होगा कि हम बारोइंग क्यों नहीं लेते हैं फिजिकल डेफिसिट लेने के लिए, क्योंकि बारोइंग वही चीज़ है जिससे हम ये फिजिकल डेफिसिट को एडजस्ट करेंगे, इसलिए हम बारोइंग को यहाँ पर नहीं लेते हैं फ्रेंड्स। ओके, तो अब आपको ये दो चीज़ें क्लियर हो गई। रेवेन्यू रिसिट कैसे निकालना है, फिजिकल डिफिसिट रेवेन्यू डेफिसिट कैसे निकालना है, फिजिकल डिफिसिट कैसे निकालना है। और अगर आपसे कहा जाए प्राइमरी डिफिसिट कैलकुलेट करने के लिए तो फ्रेंड्स फिजिकल डिफिसिट पता कर लीजिए, उसमें से घटा दीजिए कितना इंटरेस्ट सरकार ने चुकाया है, प्रीवियस बारोइंग पर कितना इंटरेस्ट चुकाया है वो घटा दीजिए। यही आपका फ्रेंड्स प्राइमरी डेफिसिट निकल कर आ जाएगा फ्रेंड्स। ओके, तो ये फ्रेंड्स जो है आपके लिए एक्सरसाइज दी हुई है मैंने, डेटा दिया हुआ है आपको, प्राइमरी डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट, फिजिकल डेफिसिट, गवर्नमेंट की बारोइंग, ये सारा कुछ कैलकुलेट करना है। इसका आंसर भी गिवन है यहाँ पर। इसी तरीके से एक और एक्सरसाइज आपके लिए दी हुई है, यहाँ पर डेटा दिया हुआ है और आपसे प्राइमरी डेफिसिट, फिजिकल डेफिसिट कैलकुलेट करने का है। तो फ्रेंड्स देखो ये अब आप क्या करना, अगर जो है आपको ये PDF फाइल चाहिए होगी टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ से ये डाउनलोड करके ये एक्सरसाइज जरूर कर लीजिएगा। और आगे उम्मीद है कि अब आपको जो बजट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो आप नहीं फंसोगे। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ फ्रेंड, देखिए मैं अपने वीडियो में आपसे कभी भी ये नहीं कहता कि आप इसे लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ये करो वो करो। तो फ्रेंड्स प्लीज़ जो है, लेकिन मैं आपसे फिर भी रिक्वेस्ट करूंगा कि जो है अपने दोस्तों को हमारे चैनल के बारे में बताएं और आप खुद भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपको बेनिफिट हो रहा है हमारे चैनल से। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।